नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी कविता में उतर रहे हैं, नागार्जुन की यह दंतुरित मुस्कान। हमारे पास एक विश्लेषण भी है इसका, और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ मतलब न समझें बल्कि उस एहसास को पकड़ें, वो एहसास जो एक पिता को होता है। हाँ, जब वो बहुत दिनों बाद घर लौटता है और अपने उस नन्हे बच्चे को देखता है जिसके अभी-अभी वो छोटे-छोटे दांत निकले हैं। बिल्कुल। और वो मुस्कान, जिसे कवि ने दंतुरित मुस्कान कहा है, वो जैसे जादू कर देती है। तो चलिए इसी जादू को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले तो यही शब्द दंतुरित मुस्कान कितना प्यारा है। है ना? मतलब बहुत साफ है, वो मुस्कान जिसमें बच्चे के वो नए-नए छोटे-छोटे दांत दिखते हैं। हाँ, लेकिन कवि इसके असर को कहाँ तक ले जाते हैं। वो कहते हैं मृतक में भी डाल देगी जान। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये अतिशयोक्ति अलंकार है। मतलब बात को बढ़ा-चढ़ा कर कहना। जाहिर है कोई सचमुच का मुर्दा तो जिंदा नहीं हो सकता। तो फिर इसका क्या मतलब निकालें? क्या कवि अपने अंदर की किसी उदासी या थकान की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे भी यही लगता है। देखिए, मृतक यहाँ शायद सिर्फ शाब्दिक अर्थ में नहीं है। हो सकता है कवि का मतलब हो कोई बिल्कुल निराश, जीवन से हारा हुआ इंसान, या शायद वो अपनी बात कर रहे हो। अपनी बात मतलब वो जो लंबे सफर पर रहे, घर से दूर, शायद वो अंदर से थोड़ा थक गए हों एक तरह से, बिल- बेजान महसूस कर रहे हों। और फिर बच्चे की वो ताज़ी मुस्कान, वो इनमें एक नई जान डाल देती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। जैसे वो मुस्कान उन्हें अपनी थकान का एहसास भी कराती है और उसे दूर भी करती है। हाँ, कुछ ऐसा ही। और फिर देखिए वो बच्चे के रूप का वर्णन कैसे करते हैं। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। अच्छा, बच्चा धूल मिट्टी में सना है। अब बिल्कुल स्वाभाविक है बच्चों के लिए तो। हाँ, पर कवि इसमें भी एक सुंदरता देखते हैं। वो कहते हैं, ऐसा लग रहा है मानो तालाब छोड़कर कमल जलजात। तुम उनकी झोपड़ी में खिल गया है। एग्जैक्टली। और कमल कीचड़ में खिलकर भी पवित्र माना जाता है ना। हाँ, तो धूल में सना बच्चा भी कमल जैसा निर्मल है। और ये भी कि बच्चे के आने से वो साधारण सी जगह झोपड़ी, वो भी जैसे सुंदर और जीवंत उठती है। बिल्कुल सही। बच्चे की उपस्थिति उस जगह को खास बना देती है। ये तो हुई मुस्कान और रूप की बात। लेकिन फिर कवि स्पर्श की कल्पना करते हैं, और वो तो कमाल है। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, बिल्कुल। यानी पत्थर पानी बन गया। हाँ, फिर से देखिए वही अतिशयोक्ति, लेकिन इसका भाव समझिए। बच्चे का स्पर्श इतना कोमल है, इतना मासूम है कि उसमें पत्थर जैसी कठोर चीज को भी पिघलाने की ताकत है। क्या ये सिर्फ कोमलता की बात है या कुछ और भी? शायद कोमलता से ज्यादा ये उस मासूमियत की शक्ति है। दुनिया की कठोरता, जीवन के संघर्ष जो इंसान को पत्थर जैसा बना देते हैं, शायद बच्चे का स्पर्श उस कठोरता को नरम कर सकता है। और यही बात आगे भी आती है जब वो कहते हैं कि बांस या बबूल जो कठोर है, कांटेदार है, हाँ, उनसे भी शिफालिका के फूल झरने लगेंगे। शिफालिका तो बहुत नाजुक और सुंदर फूल है। तो बांस और बबूल से शिफालिका, हाँ, ये कैसे? ये दोनों कल्पनाएं, पत्थर का पिघलना और बांस बबूल से फूल झरना, ये एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। किस तरफ? मासूमियत की परिवर्तनकारी शक्ति की तरफ। कवि शायद ये महसूस कर रहे हैं कि बाहरी दुनिया, उनकी यात्राएं, उनके अनुभव, उन्होंने शायद उन्हें थोड़ा कठोर, थोड़ा रूखा बना दिया है। पत्थर जैसा, बांस या बबूल जैसा। अच्छा। और बच्चे का स्पर्श, उसकी मुस्कान, वो इस कठोरता को पिघला सकती है, उसमें सुंदरता और कोमलता भर सकती है। तो ये सिर्फ बच्चे का वर्णन नहीं, ये उस स्पर्श के कवि पर पड़ने वाले असर का वर्णन है। ये बहुत गहरा है। एक तरफ तो बच्चे में इतनी ताकत है, पत्थर पिघला दे, फूल खिला दे, लेकिन दूसरी तरफ कवि खुद को क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल अजनबी। हाँ, वो खुद को अन्य, इतर, यहाँ तक कि अतिथि कहते हैं। ये अजीब नहीं? एक पिता अपने ही बच्चे के लिए अतिथि। यही तो इस कविता का दर्द है, उसका मार्मिक पहलू। कवि चिर प्रवासी रहे हैं, यानी लंबे समय तक बाहर रहने वाले। हाँ, तो जब वो लौटते हैं, बच्चा उन्हें पहचानता नहीं। वो बस एकटक देखता रहता है, अनिमेष, बिना पलक झपकाए। शायद समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कौन है। बिल्कुल। और कवि इस दूरी को, इस अपरिचय को महसूस करते हैं। और उनकी संवेदनशीलता देखिए। वो बच्चे से पूछते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान? फिर खुद ही कहते हैं, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। हाँ, उन्हें लगता है कहीं बच्चा लगातार देखने से थक न जाए। वो खुद ही नजर हटाने को तैयार हैं। इसमें प्यार भी है और अपनी उस अजनबी वाली स्थिति की एक तरह की स्वीकृति भी।
और वो इसे स्वीकार भी करते हैं ना, कहते हैं क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। बिल्कुल, कोई शिकायत नहीं है इसमें। बस एक समझ है कि भाई रिश्ते बनने में, पहचान बनने में वक्त लगता है। पहली बार में नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं। ये बात सोचने वाली है कि रिश्तों के लिए समय और साथ होना कितना जरूरी है। खासकर माँ बाप और बच्चों के बीच कवि की ये अतिथि वाली भावना, शायद इसमें थोड़ी आत्मग्लानि भी छिपी हो कि वो वहाँ थे नहीं बच्चे के जीवन के शुरुआती पलों में। तो अगर कवि एक अतिथि है, एक अजनबी है, तो फिर ये परिचय कैसे होगा? यहीं पर माँ की भूमिका आती है ना? विश्लेषण कहता है कि माँ एक पुल की तरह है, एक माध्यम। हाँ, और कवि इसे पूरी ईमानदारी से मानते हैं। वो साफ कहते हैं, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। बिल्कुल, वो मानते हैं कि अगर माँ ना होती तो उन्हें ये अनमोल अनुभव मिलता ही नहीं। माँ ही वो कड़ी है जो उन्हें बच्चे से जोड़ रही हैं। इसीलिए वो कहते हैं, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। माँ और बच्चे दोनों को धन्य मानते हैं। हाँ, ये माँ के प्रति उनका गहरा सम्मान दिखाता है। और इसी सिलसिले में वो मधुपर्क का जिक्र करते हैं। हाँ, अंगुलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क मतलब पंचामृत, दही, घी, शहद वगैरह। हाँ, पारंपरिक रूप से तो वही है, पौष्टिक माना जाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब शायद सिर्फ खाने की चीज से ज्यादा गहरा है। क्या मतलब? देखिए, मधुपर्क यहाँ माँ के निरंतर स्नेह, उनकी देखभाल और बच्चे के जीवन में उनकी जो केंद्रीय भूमिका है, उसका प्रतीक है। अच्छा। माँ अपनी उंगलियों से मधुपर्क कराती रही हैं, मतलब माँ ही हैं जिन्होंने बच्चे को जीवन दिया है, पाला पोसा है, हर पल संभाला है। और ये कवि की अतिथि वाली स्थिति से कितना अलग है। हाँ, कवि तो अभी आए हैं। जबकि माँ तो हमेशा से थी, वो बच्चे के जीवन की निरंतरता है। तो ये मधुपर्क असल में माँ की उपस्थिति और कवि की अनुपस्थिति के महत्व को और उभारता है। माँ के जरिए ही कवि को बच्चे का और शायद अपने जीवन के इस नए अध्याय का मीठापन यानी मधुपर्क मिल रहा है। तो माँ माध्यम बनती हैं और फिर कविता के अंत में एक उम्मीद सी दिखती है, एक जुड़ाव का पल आता है जब बच्चा कवि की तरफ कनखी मारकर देखता है। हाँ, कनखी मारना मतलब तिरछी नजर से देखना, थोड़ी शरारत से या शायद जिज्ञासा से। और उसी वक्त कवि भी उसे देख रहे होते हैं। और होती जबकि आंखें चार। एग्जैक्टली। आंखें चार होना यानी नजरें मिलना। ये जैसे उस अपरिचय के बीच पहचान का, जुड़ाव का एक लम्हा है जो अचानक बन जाता है। और उस पल में क्या होता है जब नजरें मिलती हैं और बच्चा शायद मुस्कुराता है? हाँ, तो कवि कहते हैं कि वो मुस्कान, वो दंतुरित मुस्कान, उस क्षण उन्हें बड़ी ही छवि मान लगती है। छवि मान यानी बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाली छवि। बिल्कुल। जैसे वो सारी दूरी, वो अपरिचय उस एक पल में थोड़ा कम हो गया। आंखों और मुस्कान से खामोश बातचीत हो गई। वो तिरछी नजर और फिर वो मुस्कान, शायद बच्चे की तरफ से स्वीकृति का पहला इशारा है। और कवि के लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर बन जाती है। हाँ, कविता का जैसे ये सबसे ऊंचा बिंदु है। तो अगर हम इस सारी बातचीत को देखें तो नागार्जुन की ये कविता सिर्फ बच्चे की मुस्कान के बारे में तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पिता बनने के उस अनुभव की कहानी है जो एक लंबे अंतराल के बाद आया है। इसमें बहुत कुछ है। क्या क्या है इसमें? इसमें बच्चे की मासूमियत की वो गजब की ताकत है जो निराशा मृतक में जान डाल सकती है, जो कठोरता पाषाण बांस बबूल को नरम कर सकती है। इसमें एक पिता का अपने ही घर में अपने ही बच्चे के सामने अजनबी अतिथि महसूस करने का वो दर्द भी है, वो संकोच भी है। और माँ की वो भूमिका जो दिखती नहीं पर है सबसे अहम। बिल्कुल, वो मौन लेकिन केंद्रीय भूमिका जो रिश्तों को जोड़ती है, जो जीवन को संभाले रखती है। और फिर अंत में एक उम्मीद है। नजरें मिलने से, मुस्कान से एक रिश्ते की शुरुआत की उम्मीद। हाँ, असल में ये कविता हमें याद दिलाती है कि जीवन के ये जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, एक मुस्कान, एक नजर, ये कितने कीमती और कितने परिवर्तन लाने वाले हो सकते हैं। सही कहा। ये बताती है कि मासूमियत में दुनिया की जो कठोर सच्चाइयां हैं, उन्हें भी कुछ देर के लिए भुला देने की, सुंदर बना देने की ताकत होती है। शायद कवि यही कहना चाहते हैं कि जीवन का असली रस, असली मधुपर्क इन्हीं रिश्तों में, इन्हीं मासूम पलों में है। और अक्सर हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं अपनी भागदौड़ में। हाँ, बिल्कुल। और शायद एक सवाल ये भी उठता है कि आज के समय में जब दूरियां बढ़ रही हैं, व्यस्तता बढ़ रही है, क्या हम सब भी कहीं ना कहीं अपने ही रिश्तों में अतिथि या प्रवासी तो नहीं बनते जा रहे? ये सोचने वाली बात है।
ये कविता हमें रुककर इस पर सोचने को मजबूर करती है।